नमस्कार छात्रों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल में संसाधन एवं विकास का दूसरा भाग में भूमि के बारे में कि हमारे भारत को भूमि को जो है किस तरह संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू और कश्मीर में जो है पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में जो है भूमि का उपयोग जो है सर्वेक्षण भी अभी तक नहीं हुआ है और स्थानीय चारागाहों के अंतर्गत भी जो है भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए जो है चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। तो वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है और इन पर जो है फसलें उगाने के लिए जो है कृषि लागत बहुत ज़्यादा है और इस भूमि में जो है 2 या 3 वर्षों में जो है इसको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध जो है निवल बोए गए क्षेत्रों में शामिल किया जाता है तब भी जो है भारत के कुल सूचित क्षेत्र में 54% हिस्से में जो है खेती ही हो सकती है। तो इस तरह शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्रों में जो है प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मात्र 10% जमीन पर जो खेती होती है। तो छात्रों, इस प्रकार हमारे देश में जो है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो है निर्धारित किया गया था, जिसमें 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में जो वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है और वन क्षेत्रों के आसपास जो रहने वाले लाखों लोगों की जो आजीविका जो है इस पर निर्भर करती है। और भू उपयोग का जमीन का उपयोग का जो एक भाग जो है बंजर भूमि और दूसरी गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि कहलाता है। ये जो बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि होती है जो शामिल है और गैर कृषि परियोजकों में लगाई गई भूमि में जो है बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं और लंबे समय तक जो है लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण जो है भू संसाधनों निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय क्या है, तो आइए इसके बारे में जानेंगे। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी जो है इसी भूमि का उपयोग करेगी और हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं को जो है 95% भाग जो है भूमि से ही प्राप्त करते हैं। तो मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि का जो नुकसान भी पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों को भी जो है बल मिल रहा है। तो इस समय जो है भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि जो है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% क्षेत्र जो है जल अपरदित है और शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारकीय है। कुछ मानव जो है क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी जो है खदानों के द्वारा भी जो है भूमि के निम्नीकरण के जो है मुख्य भूमिका निभाई है। और इस तरह खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को जो गारी, खाइयों और मलबे के स्थान खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में जो है वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण के कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अति पशुचारण के लिए जो भूमि निम्नीकरण हो गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो है अधिक सिंचाई कारण जो है भूमि निम्नीकरण हो गया है, इसका जिम्मेदार है। और अति सिंचाई उत्पन्न जलाकरण भी जो भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे मृदा में जो लवणीयता, नमक की मात्रा, क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। और खनिज प्रक्रिया में जैसे हो गया सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर की पीसना और मृदा बर्तन उपयोग जैसे चूने, खड़िया, मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से जो बहुत अधिक मात्रा में जो है वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है, जबकि इसकी परत भूमि पर जो है जम जाती है, जो मृदा
की जो है जल सोखने की प्रक्रिया को रुकावट डालती है। पिछले कुछ वर्षों से जो है देश के विभिन्न भागों में जो है औद्योगिक जल विकास से जो है बाहर आने वाली अपशिष्ट पदार्थों भूमि और जल प्रदूषण का जो है प्रमुख स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की जो है समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों के उचित प्रबंध में जो है कुछ हद तक जो मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर पशुचारण, रेतीला टीलों को जो है कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी जो है भूमि कटाव को रोका जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंध, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को जो है परिष्करण करके पश्चात विसर्जित करके जल को जो है और भूमि प्रदूषण को जो कम किया जा सकता है। तो छात्रों, इसके बाद हम आते हैं मृदा संसाधन। तो मिट्टी जो है अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। और मृदा एक जीवंत क्षेत्र है जो कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लगती है। तो छात्रों, इसमें आप जानेंगे मृदा के प्रकार के बारे में कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और कौन से मृदा में कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने में। तो इस प्रकार मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तरण और शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बढ़ते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। और मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उसके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को यह निम्नलिखित प्रकार है। तो आइए मृदाओं का वर्गीकरण करते हैं, मृदाओं को बांटते हैं। तो भारत के अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी जो है यहाँ पर विकसित हुई है। तो सबसे पहले हम आते हैं जलोढ़ मृदा अर्थात बलुई मिट्टी, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। तो यह मृदा जो होता है जलोढ़ मृदा वह विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में यह संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह मृदा जो है हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बाढ़ के द्वारा लाई जाती है मिट्टी को बहाकर, और एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं जो है राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान में जो है विशेषकर मैदानी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर जो है डेल्टा क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। छात्रों, ये देखिए जलोढ़ मिट्टी का चित्र दिया गया है। तो जलोढ़ मृदा में जो है रेत, सीट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में जो है ऊपर की ओर जो जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। छात्रों, ये देखिए भारत का मानचित्र में दिखाया गया है। इसमें इस मानचित्र में जो है अलग अलग रंग दिखाया गया है, ये सब मृदा का प्रकार दिखाया गया है। हरा कलर जो दिखाया गया है यह पर्वतीय मिट्टी है। उसके बाद जो है ये दूसरा में जो दिखाया गया है हल्का सा फीका हरा रंग, यह है जलोढ़ मिट्टी। जो लाल कलर का दिखाया गया है लाल और पीली मिट्टी है। ये हल्का सा मिट्टी जो दिखाया गया काला रंग का, ये है काली मिट्टी, हल्का सा मैल कलर का। इसके बाद ये जो है ये है लेटेराइट मिट्टी। इसके बाद ये है शुष्क मिट्टी जो पीला कलर का दिखाया गया है, जो अधिकतर राजस्थान क्षेत्र में है। तो इस प्रकार जो है भारत के मृदा को जो है 6 भाग में बांटा गया है और यह है पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। तो इस प्रकार नदी घाटी के ऊपरी भाग में जो है जैसे ढाल, भांग और समीप मोटे कान वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर जो है बंद मैदाने में जो है जैसे जो क्षेत्र में जो है तराई आमतौर पर पाई जाती है
और इसके कानों के आकार या घटों के अलावा जो है मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मृदा को 2 भाग में बांटा जाता है। तो छात्रों यहाँ भी आप लोग को परीक्षा में क्वेश्चन आएगा भूगोल में कि बांगर और खादर क्या है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अर्थात खादर मिट्टी जो होता है इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत कम होती है और ये बाढ़ के द्वारा बहा कर लाया जाता है मिट्टी ठोक जो बहुत महीन कण होते हैं। और बांगर मिट्टी में जो है इसके कण थोड़ा बड़े बड़े होते हैं। तो जलोढ़ मृदाएँ जो है बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ जो है पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। और इस मृदा में जो है गन्ने, चावल, गेहूँ जैसे अनाजों का दलहन फसल जो है इसमें उगाया जाता है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएँ अधिक गहरी, अधिक क्षारकीय होती है और इन मृदाओं का जो है सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। तो छात्रों दूसरा मृदा में आते हैं काली मृदा। तो ये देखिए काली मृदा का चित्र भी दिखाया गया है। तो काली मृदा जो है बहुत महीन कण होते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में जो है कपास की खेती और जूट की खेती होती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जल सेलों ने जो है काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठारी क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, बेसाल्ट में क्षेत्र में पश्चिमी भाग में। और ये लावा जनक सेलों से बनी है। ये मृदाएं जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो छात्रों आप लोगों को परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि 3 ऐसे राज्यों का नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर यही होगा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा का पठार, मध्य प्रदेश। और जो है क्वेश्चन आएगा कि कपास और जूट की फसल जो है किस मिट्टी में उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। ये भी आपको आंसर में लिखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ होता है। और इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में जो है इन मृदाओं में जो है गहरी दरारें पड़ जाती है, फट जाती है, जिससे इनमें जो अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। और गीली होने के कारण ये मृदाएं बहुत चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। फिसलन ज़्यादा होता है, आप स्लिप करके जो है बहुत जल्दी गिर भी सकते हैं। लाल और पीली मिट्टी, ये तीसरा मिट्टी है भारत का। ये लाल और पीली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे रवेदार आग्नेय चट्टान पर जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मध्य गंगा के मैदानी दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र पर पाई जाती है। और इन मृदाओं का रंग जो है लाल रवेदार होता है। आग्नेय रूपांतरित चट्टानों से बना है। इसमें जो है लोहे जैसे धातु पाया जाता है इस मिट्टी में। और इसका पीला रंग जो है इसमें जल योजन के कारण होता है। इसके बाद हम आते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह ग्रीक भाषा से बना हुआ लेटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस मिट्टी में ईंटा ज़्यादा बनता है, जो मकान बनाया जाता है ईंट। तो लेटेराइट मृदा का जो निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में, आर्द्र तथा शुष्क क्षेत्रों में जो है एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा जो अधिकतर गाढ़ी तथा अम्लीय होती है और इसमें जो है पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ये जहाँ जो है इस मिट्टी की जो है पर्णपाती और सदाबहार वन भी मिलते हैं और वहाँ जो है इसमें ह्यूमस का पर्याप्त रूप में पाया जाता है। लेकिन बिरल वनस्पति और हर शुष्क क्षेत्र भी होता है जहाँ की मात्रा बढ़ती चली जाती है
और नीचे की परतों में ये चूने कंकड़ की सतह भी पाई जाती है, जिसके कारण मृदा में जो है जल संशोधन अवरोध हो जाता है और इस मृदा में सही तरीके से सिंचित करने कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये मृदाएं जो है आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पाई जाती है और जो है लेटेराइट मृदा जो है अपर्दन भूमि निम्नीकरण संभावना होती है। मृदा संरक्षण होती जो है तकनीक अपना इन मृदाओं का जो कर्नाटक, तमिलनाडु प्रादेशिक लेटेराइट, इसमें काजू का फसल अच्छा होता है। इसके बाद हम आते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वह इसका रंग जो है लाल भूरा होता है, यह लवणीय होता है, रेतीला होता है, कुछ जो है नमक की मात्रा इसमें अधिक होता है और यह शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है मरुस्थलीय मृदा, राजस्थान में मरुस्थलीय, इसमें कैक्टस, नागफनी का पेड़ पाया जाता है और खजूर का पेड़ पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वन मृदा जो है, ये मृदाएं जो है आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन मृदाओं में जो है गठन पर्वतीय पर्यावरणों के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में जो ये मृदाएं दोमट सिल्ट होती है, परंतु ऊपरी ढलानों में जो इसका गठन मोटे तौर पर होता है और ये नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में जो है विशेषकर नदी सोपानों में जलोढ़, पंखों के आदि में जो है मृदाएं उत्पन्न होती है। इसके बाद छात्रों में आते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण, मृदा किस तरह बर्बाद होता है। तो छात्रों ये देख सकते हैं आप, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं और मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं जो आमतौर पर साथ चलती रहती है, दोनों में जो संतुलन होता है। मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि इसके बाद कई बार जो है यह संतुलन को भंग कर देता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे हो गया आपका पवन, हिमनदी जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं का जो काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाती है, जिससे अनालिकाएं जैसी होती है कहते हैं। जैसे ऐसी भूमि में जो है जोतने योग्य नहीं रहती है और इसमें उत्खनन भूमि जो है कहते हैं बेडलैंड, जिसे चंबल बेसिन में जो ऐसी भूमि जो है खड़र भूमि कहा जाता है। कई बार जो है विस्तृत क्षेत्रों में ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में जो ऊपरी मृदा धूल जल के साथ बह जाती है। छात्रों ये देखिए मृदा अपर्दन किस तरह मिट्टी जो है काट कर बह रहा है, यह है मृदा अपर्दन का चित्र। ये देखिए मृदा को बहते हुए दिखाया गया है। तो छात्रों इस प्रकार मृदा अपर्दन होता है और पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में जो है या बाढ़ के द्वारा या अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी जो बह जाती है वनों के नहीं होने के कारण, तो ढाल वाली भूमि पर जो है समोच्च रेखाओं पर जो समांतर हल चलाने से ढाल क्षेत्र में जो है जल का बहाव बढ़ जाती है। जबकि यदि खेत में जो है फसल लगाया जाए तो क्या होता है कि इसकी गति रुक जाती है बहाव, इससे समोच्च जुताई कहा जाता है। समोच्च जुताई के कारण जो है ढाल वाली भूमि पर जो सोपान बनाए जा सकते हैं और सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित कर सकता, रोक सकता है। और पश्चिमी और मध्य हिमालय के सोपान सीधा कृषि करके जो है हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। तो यह है मृदा अपर्दन के रोकने का जो है तरीका। तो छात्रों अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए आपका जो है संसाधन एवं विकास का जो है कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन दिया गया है, इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो है कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया है 30 शब्द में लिखने के लिए, इसे भी बनाइएगा। और ये है परियोजना कार्य।